ललन सिंह यादव, डॉक्टर राम स्वरूप वर्मा, वीरांगना फातिमा शेख, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, बहुजन नायक मानवर काशीराम साहब एवं हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी जैसे लोगों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ इस गांव की समस्त कमेटी का, जिन लोगों ने ऐसा प्रोग्राम करवाया, और धन्यवाद करना चाहता हूँ दूर दराज से आए हुए नौजवानों का, साथियों का, और गांव के समस्त महिलाओं का, माताओं का, बहनों का, सभी लोगों का मैं हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तो मैं आज विशेषकर एक बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले हम 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट को बचाने के लिए हमारे 13 साथियों को गोली से मारा गया था और लगभग सैकड़ों लोग जेल गए थे। तो आज का दिन हमारा बलिदान दिवस है, गौरवशाली दिन है आज का। तो आज के दिन उन 13 साथियों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा करके सुप्रीम कोर्ट से SC/ST एक्ट को बहाल करवाया था। ये हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। कोई नियम व शर्तें तो नहीं बोल रहे हैं, नियम व शर्तें तो नहीं जाते। हमारे लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। हमारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि SC/ST एक्ट के समर्थन में कितने लोग जेल गए थे, किन लोगों ने गोलियां खाई थी। हमारे लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे लोग जानने का प्रयास ही नहीं करते। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम लगवाया गया है, अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे कार्यक्रम क्यों लगवाया गया। अगर ये सवाल किया जाए तो ये कार्यक्रम क्यों लगवाया गया है और ये ऐसे कार्यक्रम क्यों करवाए जा रहे हैं, ये सवाल खड़ा होता है। तो सवाल ही अगर खड़ा होता है तो बहुजन समाज हमारा परिवार है। अब जब घर और परिवार में कोई विपदा पड़ती है या किसी ऊंच नीच बात हो जाती है या परिवार में विघटन हो जाता है या परिवार को कोई आपदा आ जाती है, तो परिवार के लोग मीटिंग करते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बहुजन समाज हमारा परिवार है और आज बहुजन समाज में कोई न कोई आपदा आज पड़ी, इसलिए मीटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि भी आने वाले समय में 14 अप्रैल आने वाला है और हमारे लोग जयंतियां मनाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। और जैसे ही 14 अप्रैल खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर सुस्त आ जाएंगे। अभी उनके अंदर देखो तो एनर्जी दिख रही है, पोस्टर लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं और गांव-गांव फोन के माध्यम से ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती होने वाली है। लेकिन उससे पहले 11 अप्रैल को ज्योतिबा राय फुले, जो राष्ट्रपिता थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिनको गुरु माना था, उनकी भी जयंती आने वाली है। ये हमारे लोगों को पता नहीं, क्योंकि हमारे जो लोग बहुजन समाज में जो प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं जातिवादी लोग। मैं असल में तालियां बजाइए, असल में अगर कोई अम्बेडकरवादी है और कोई बहुजन विचारक है तो मैं उसे ही केवल बहुजन विचारक अम्बेडकरवादी मानता हूँ, जो मंच पर खड़ा होकर अगर भाषण दे रहा हो और उसे वक्तव्य से यह पता न चले ये किस जाति का आदमी है और किस संगठन से आया है और किस पार्टी से आया है, असल वही बहुजन विचारक है। अगर भाषण देने के दौरान उसकी जाति का अंदाजा लग जाए और उसके संगठन का पता चल जाए तो वो संगठनवादी है, जातिवादी है, अम्बेडकरवादी कतई नहीं। ये पूर्व शर्त अम्बेडकरवादी बनने की पूर्व शर्त है कि भाषण देने के दौरान ये पता नहीं चलना चाहिए ये किस जाति का है, किस संगठन का है और किस पार्टी का है। हमारे लोग मंच पे आकर के दलित शब्द का प्रयोग करते, दलित मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। अब आज मैं ये बताना चाहूंगा दलित शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, क्योंकि शोषित, पीड़ित या दबे कुचले लोगों को दलित कहा जाता
है। संविधान लागू होने से पहले क्या यहाँ पर ओबीसी के जो लोग हैं वो दबे नहीं थे? दबे थे। असल में सूत्र जो है वो 3743 जातियों में बटे हुए जो ओबीसी के लोग हैं वो ही सूत्र है। उन लोगों ने ही ब्राह्मणवादी लोगों की गुलामी की। वो भी तो शोषित है, वो भी तो पीड़ित है, वो भी तो दबे कुचले हैं। और जिन लोगों ने ब्राह्मणवादी लोगों की गुलामी नहीं की वो लोग अनुसूचित SC/ST हो गए, अछूत हो गए। उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने SC/ST का दर्जा दिया। अब हमारे लोग कहते हैं दलित मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर। और कोई बात होती है जो दलित दलित चिल्लाते हैं। आपको जो अधिकार मिला संविधान में कहाँ दलित लिखा है? कहीं दलित लिखा है? कहीं नहीं लिखा। हमारे लोग दलित का प्रयोग करते हैं, हरिजन का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं पर जाओ गांव में अगर देख लिया जाए, गांव में अगर पूछा जाए तो SC/ST एक्ट नहीं बता पाएंगे, हरिजन एक्ट बता पाएंगे। SC/ST एक्ट नहीं जानते, हरिजन एक्ट जानते हैं। अब हरिजन एक्ट क्या है? हरिजन शब्द गांधी है। गांधी तो हम लोगों को हरिजन कहता था। और हरिजन कौन है? जो नाजायज औलाद है, ब्राह्मणवादियों की नाजायज औलाद वो हरिजन है। हमारे लोगों के माँ बाप ने जायज तरीके से पैदा किया, हम हरिजन कहेगा। तो दलित शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया जब देश के बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बहुजन समाज के लिए एक आंदोलन चलाया जा रहा था। और बहुजन समाज का आंदोलन चढ़ बढ़कर बड़े पैमाने पर ब्राह्मणवादी लोगों की हत्या करने वाला था। और जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या करवाई जाती है तो दलित मूवमेंट में दलित मिशन को केवल अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात तक सीमित करने के लिए कांग्रेस के लोगों ने दलित शब्द का प्रयोग किया। और दलित शब्द का जब प्रयोग किया तो दलित केवल SC/ST के लोगों को कहा। और जितने भी बहुजन साहित्य थे, जितने भी बहुजन महापुरुष थे, उनको दलित तक सीमित करके खत्म करने का काम किया। अब दलित शब्द का जैसे ही प्रयोग होता है तो यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं दलितों मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर दलित दलित चिल्लाते हैं। यहाँ पर कुशवाहा जाति के काफी लोग हैं, ओबीसी की काफी मात्रा में इस गांव में लोग हैं। और वो यहाँ से सोने के लिए चले जाएंगे क्यों? सोचते हैं दलित दलित मतलब SC/ST। अगर दलित कहे तो पूरे SC/ST OBC सिख जैन बौद्ध जो वर्तमान में दबा है, कुचला है, शोषित है, पीड़ित है, वो दलित है। अगर दलित केवल SC/ST को कहो तो वह स्वीकार नहीं करता, क्योंकि दलित शब्द के कारण बहुजन महापुरुषों के मिशन को दलितों तक सीमित करने का, खत्म करने का काम षड्यंत्र का हिस्सा है। कांग्रेस के द्वारा दलित शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन हमारे लोग लंबे समय तक कांग्रेस को वोट करते रहे, लंबे समय तक कांग्रेस को वोट करते रहे। और कांग्रेस के लोगों ने बहुत लंबे समय तक भारत में राज किया। लेकिन कांग्रेस का असली इतिहास क्या है ये हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। सन 1885 में कांग्रेस बनी और कांग्रेस के लोगों ने 1922 में हिंदू महासभा बनाई। 1922 से पहले इस देश के किसी भी हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। और इस देश के किसी भी किताब में हिंदू शब्द का प्रयोग 1922 से पहले नहीं किया गया। हिंदू शब्द का प्रयोग 1922 में क्यों किया गया? कांग्रेस के लोगों ने क्यों किया? ये सवाल खड़ा होता है। सन 1891 में इंग्लैंड में कम्युनल अवार्ड लागू हुआ। और जब कम्युनल अवार्ड लागू हुआ तो कम्युनल अवार्ड लागू होने के बाद इंग्लैंड में जो दबे कुचले मजदूर लोग थे उनको वोट देने का अधिकार मिला। पहले इंग्लैंड में मजदूरों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। 1891 में जब मजदूरों को वोट डालने का अधिकार मिला तो भारत के ब्राह्मणवादी लोगों ने सोचा कि आने वाले समय में भी यहाँ पर जिनको हम जानवरों से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहे हैं, जानवरों जैसी जिंदगी जीने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर आने वाले समय में भारत लोकतांत्रिक देश हो गया, राष्ट्र में लोकतंत्र स्थापित हो गया तो इन लोगों को भी वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो हमारी तो संख्या 3.5% है, हमारा तो राज्य स्थापित नहीं हो सकता। फिर क्या किया? 1922 में SC/ST OBC इन लोगों को हिंदू के नाम पर इन लोगों ने हिंदू महासभा बनाई। जब हिंदू महासभा बनाई उसके बाद 1925 में कांग्रेस के लोगों ने ही आरएसएस को बनाया। अब ये बात हमारे लोगों को पता नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने ही
जन सेवक संघ है, ये हमारी सेवा करने वाले हैं। उसका असली नाम है रेशियल सुपरमेसी सिस्टम, जाति भेदी उच्च वर्णीय तंत्र। अब गैर पढ़े लिखे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं है। जाति भेदी उच्च वर्णीय तंत्र, जाति जाति के अंदर भेद पैदा करके उच्च वर्णीय तंत्र और ऊंचे पहुंचने का राज करने के तंत्र। उसके बाद 1952 में जनसंघ की स्थापना कांग्रेस के लोगों ने की। उसके बाद 1970 में जनता पार्टी की स्थापना कांग्रेस के ही लोगों ने निकल करके जनता पार्टी बनाई। उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले जो लोग थे वो लोग कांग्रेस के ही लोग थे। और हमारे लोग सोचते भारत में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और कांग्रेस हमारी सबसे बड़ी ऐसी पार्टी है। आज अगर वर्तमान में सबसे ज्यादा अधिकारों को जो हनन हो रहा है उन बिलों को कांग्रेस ने बनाया, निजीकरण कांग्रेस ने बनाया, एनआरसी सीए एनपीआर कांग्रेस ने बनाया, भू अधिग्रहण नियम कांग्रेस ने बनाया, संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस ने किए। और हमारे लोग सोचते कांग्रेस बहुत अच्छी है। कांग्रेस और बीजेपी में केवल दो अंतर है। जैसे गांव में हमारे लोग जो मुर्गा खाते हैं, गांव की दुकान में मुर्गा लेने जाते हैं, और जब मुर्गा लेने जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं हम झटका वाला नहीं खाते, हम हलाल वाला खाते हैं। झटका वाला नहीं खाते तो हलाल वाले के पास जाता है और झटका वाला वाले के पास जाता है। तो बीजेपी झटका करती है और कांग्रेस हलाल करती है, लेकिन कटना तय है। चाहे झटका से कटे और चाहे हलाल से कटना तय है। हमारे लोगों को इन पे अंतर समझ में नहीं आता, क्योंकि काशीराम ने हमने कहा था कि एक नागनाथ है और एक साधनाथ है, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। कांग्रेस बीजेपी का रिश्ता एक नागनाथ एक साधनाथ के बराबर है। नागनाथ कसेगा तो जहर चढ़ेगा, साधनाथ कसेगा तो जहर चढ़ेगा। इतनी नासा की देश ये कांग्रेस है। इसलिए हमको कांग्रेस और बीजेपी से दोनों से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी से लोग जब तबाह हो जाते हैं तो कहते कांग्रेस आएगी, कांग्रेस से परेशान हो जाते हैं तो बीजेपी आती है। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी। एक ब्राह्मण जाता है, दूसरा ब्राह्मण आ जाता है, दूसरा ब्राह्मण जाता है, पहला ब्राह्मण आ जाता है। इसी तरीके से नंगा नाच करते हैं और एससी एसटी ओबीसी के लोग दर्शक की तरह तालियां बजाते हैं और उनके अधिकारों का हनन दिन प्रतिदिन होता है, उनको जानकारी नहीं है। हमारे लोग कांग्रेस और बीजेपी के बीच का जिस दिन फर्क जान जाएंगे उसी दिन बहुजन समाज बहुत आगे चला जाएगा। अभी 14 अप्रैल को जो जयंती आने वाली है, तो मैं पुनः उस बात को दोहराना चाहूंगा। हमारे लोग ये नारा लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और हम सब मिलकर करेंगे पूरा, ऐसे नारे लगाते हैं। लेकिन 14 अप्रैल के दिन जो लोग नारे लगा रहे हो तो अनपढ़ व्यक्ति से मत पूछिए, पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछिए बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या था। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के बारे में अगर पूछ दिया जाए तो हमारे लोग ये बात नहीं बता पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन था इस देश में समता, स्वतंत्रता, समता, न्याय पर आधारित राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। और संविधान लागू होने के पहले इस देश में राजतांत्रिक व्यवस्था थी। हमारे लोगों को जानवरों से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया गया। हम बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों मानते हैं? हम कहते हैं जो लोग सोचते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों माने, मैं कहता हूं अपने घर में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति मत रखो, अपने घर में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो मत रखो, आप जय भीम ना करो, आप बाबा साहब अम्बेडकर के नारे ना लगाओ, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए हुए संविधान को बचा लो। आने वाले समय में आपकी पीढ़ियां गुलाम पैदा होगी। तालियां न बजाओ, गुलाम पैदा होगी। हम बाबा साहब क्योंकि एनर्जी करते हैं बाबा साहब का क्यों, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिशन चलाया था वो किन लोगों ने चलाया था, ये भी जानकारी का विषय है। तथागत बुद्ध शांतवंश में थे, बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन उन्होंने चलाया। छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाया लिखाया, जो कुर्मी की जाति के थे। छत्रपति शिवाजी महाराज वो भी कुर्मी थे, तथा जब देव प्रसाद कुशवाहा थे, ज्योतिबा राय फूले मानी थे, फातिमा शेख मुसलमान
अंबेडकर के संविधान की बदौलत है। अब लोग सोचते हैं कि संविधान से हमें क्या मिलने वाला है, ये जो रंगत दिखाई पड़ रही है, अगर इसी तरीके से आप लोग शांत बैठे रहे तो आने वाले समय में ये रंगत कब गायब होगा कि पता नहीं चलेगा। जिन लोगों को यह घमंड हो गया कि हम पढ़ लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS, PCS, RS बन गए, 10-10 बीघा खेती हो गई, 5-5 गाड़ियां हो गई, आप गलत फहमी का शिकार हो। जिस दिन इस संविधान को खत्म कर दिया जाएगा तो इस देश के मनुस्मृति का विधान लागू किया जाएगा और मनुस्मृति में साफ लिखा है कि शूद्रों को धर्म करने का अधिकार नहीं है। अब क्या करोगे? लेकिन संविधान को बचाने के लिए हमें आगे आना होगा, लड़ाई लड़नी होगी, तब कहीं जाकर हम संविधान को बचा पाएंगे। अभी सतमारक राम नंबर बैठे हैं, इन्होंने बताया कि देश में शिक्षा की स्थिति क्या है। तो हमारे लोग तैयारी करते हैं, SSC की कोचिंग करते हैं, IAS, PCS की कोचिंग करते हैं, उसके बाद रिजल्ट क्या होगा। हमारे लोग दिन प्रतिदिन रात दिन मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद रिजल्ट जीरो आ रहा है, इसका क्या मतलब है? हमारे लोग सोचते हैं कि वो रिजल्ट जीरो आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमारा बच्चा पढ़ने में कमजोर होगा। लेकिन असल बात हमारे लोगों को पता नहीं है। अभी बहुत सारी जब नौकरियां निकलती हैं, नौकरियों के बाद पेपर डलवा लिया जाता, पेपर करवा दिया जाता है, पेपर करवाने के बाद इंटरव्यू करवा दिया जाता है और उसके बाद वो मामला कोर्ट में चला जाता है। जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो कोर्ट में बैठे हुए जज कौन है? हमारे लोग नहीं। जो लोग नौकरियों पर मुकदमा करते हैं, मुकदमा करने वाले लोग कमर जाति के लोग मुकदमा करते हैं और मुकदमा जब करते हैं तो मामला हाईकोर्ट जाता है। हाईकोर्ट में जो जज है, हाईकोर्ट का हर तीसरा जज एक दूसरे का चाचा भतीजा है और वो सारे के सारे सवाल। और वहां से 3 साल बाद रिजल्ट आता है कि नौकरियों को लायक कोई SC, ST, OBC में कोई लायक बच्चा नहीं पाया गया, इसलिए सारी नीतियां सामान्य वर्ग से भरी जाएंगी। हमारे लोग सोचते हैं ये कोर्ट का फैसला है। अगर कोर्ट में निर्णय होता है, न्याय हमारे लोगों को नहीं मिलता। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको स्वतंत्रता नर्मदा न्याय पर आधारित लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण किया था। आज स्थिति क्या है, समीक्षा का विषय है। आज अगर बात समानता पर आ जाए तो इस देश में 94% जमीनें सवर्णों के पास है। ये आंकड़ा है, लिखित आंकड़ा है, इसे बोलने से घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर घबराहट हो बता देना, क्योंकि हम अपनी बात डंडे की खेल पर बोलते हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान लागू होने से पहले अगर हमारे लोग बोलते थे उनकी जीभ काट ली जाती थी। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको बोलने का अधिकार दिया है, हम उसका 1% प्रयोग करते हैं, हम बोलने से नहीं घबराते। बाबा साहब अम्बेडकर ने समता दी और समानता पर नौकरियों पर भागीदारी हमारी कितनी है? आज 22 से 23% 4.5% नौकरियों पर हमारे लोग हैं। 1931 की जाति आधारित जनगणना के आधार पर OBC 52% था और 52% 6.5% नौकरियों पर है। जब बाबा साहब ने जब इस देश में मुसलमानों का राज था, मुसलमान इस देश की 36% इस देश में उनकी भागीदारी थी। आज 18 से 20% मुसलमान तो 1.5% नौकरियों पर है। ये समीक्षा का विषय आके हमारे लोगों की समानता कहानी। हमारा समानता का मतलब है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहाँ हिस्सेदारी? बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको समानता दी, हमारा हिस्सा कहाँ है? हमारी हक की रोटी खाओगे और हम वहीं बैठे हैं। बताइए, सोचने वाली बात है। हम चुप नहीं बैठ सकते। आपने हमारे हक की रोटी खाई, हम अपने हक की मांग कर रहे हैं, किसी का विरोध नहीं कर रहे। आज इस देश में अगर वोट मिला जाए तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और इस देश में प्रचार किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। इससे जब भारत आजाद हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हम इस आजादी को अपनी आजादी का आंदोलन नहीं मानते। हमारे लोग आजादी का आंदोलन मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम इस आजादी को अपनी आजादी नहीं मानते, हम लोग कैसे मान लें? आज स्थिति क्या है? आप देखने लायक स्थिति है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम इस आजादी का आंदोलन नहीं मानते, ये आजादी का आंदोलन हमारी आजादी का आंदोलन नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था बेलानी में जिनकी हमने बातें नहीं सुनी, आजादी में हमें उनकी बातें खानी पड़ेगी। आज रिजल्ट सामने है। आज देश में
83 करोड़ लोग आज भूखमरी का शिकार है। देश में लगभग 6.5 लाख गांव है, जिसमें केवल 2.5 लाख गाँव में स्कूल है, लेकिन 5.5 लाख गाँव में मंदिरों की संख्या ज्यादा है। वो सोचने का विषय है। देश में 55 लाख लोग आज भी भीख मांगने पर मजबूर है। 45 लाख लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है। 25 लाख लोगों के पास रहने के लिए छत तो छोड़ो घर भी नहीं है। वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने इस देश की जंगल जमीन को, हमारे पुरखों ने जंगल काट कर जमीनें बनाई। आज उसकी स्थिति क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर ने सही बात कही थी कि गुलामी में जिनकी हम बातें नहीं सुनते, आजादी उनकी हमें लाते खानी पड़ेगी। आज सोचने समझने का विषय, आज उनकी स्थिति क्या है? आए दिन लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। गरीबी लाचारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग गुलामी करने पर तैयार हैं। और समानता द्वारा देख लिया जाए, देश में 3485 लाख परिवार है। 1224 लाख परिवारों को केवल शिक्षा मिली, बाकी परिवार आज शिक्षित है। और हमारे लोग कैसे कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, हमको शिक्षा का अधिकार मिला, लेकिन हमारे लोगों ने उस शिक्षा को ग्रहण नहीं किया। संविधान के आर्टिकल 45 में बाबा साहब अम्बेडकर ने 1 से 8 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा का प्रावधान दिया। हम प्राइवेटाइजेशन, सतमारा जी माफी चाहता हूँ, मैं कहता हूँ आप अपने बच्चों को प्राइमरी में ही पढ़ाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1 से 8 साल तक के बच्चों को हमको फ्री शिक्षा का प्रावधान दिया, तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया प्राइमरी में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर हम प्राइवेटाइजेशन में हम लोग चिल्लाते हैं प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, उसके जिम्मेदार असल हम लोग हैं। हम खुद अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज रहे हैं। अगर प्राइमरी पर भेजिए, अगर प्राइमरी में अगर मास्टर साहब पढ़ाने नहीं आते तो गांव के सारे लोग मिलकर उस पर ताला लगा दीजिए और कहिए कि बच्चों को पढ़ाइए, यहाँ मत आइए। दूसरी बात, प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था कैसे सुधर सकती है, ये मेरा सुझाव है। प्राइमरी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं तो सरकार के द्वारा एक नियम बनाया जाए कि सरकार मास्टरों को पेंशन देती है, तो एक नियम बनाया जाए कि हर स्कूल का दूसरे स्कूल में 1 से 8 साल तक के बच्चे का सेंटर जाएगा और बच्चे का जितने % नंबर आता है केवल उतने % सैलरी दो मास्टर को। अगर 15% रिजल्ट आता है तो सारी सैलरी का 15% दो मास्टर पढ़ाने पर। कैसे ये मजबूर हो जाएंगे अपने आपके बच्चों पर पढ़ाने के लिए, ये मजबूर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और आपके बच्चों को पढ़ाने लगेंगे। अभी 5 मिनट समय और लूंगा। तो इस तरीके से हमारे लोगों की स्थितियां होने जा रही है। हमारे लोग संविधान को नहीं मानते तो हम कहते न मानो। इस देश का ओबीसी वर्ग संविधान को नहीं मानता। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, अगर संविधान केवल SC ST के ऊपर लागू होता है तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री कैसे बने, लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री कैसे बने, आज ओबीसी के लोग ISP से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कैसे बन गए? अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू ना हुआ होता तो आज उनकी स्थिति जाति के आधार पर काम करने वाली होती। मैं यहाँ के ओबीसी जाति के लोग जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर इस गांव में यादव जाति के लोग हैं तो मैं कहना चाहूंगा उनसे, अगर इस देश से संविधान खत्म हो गया तो यादव जाति के लोग अपना पुराना धंधा शुरू कर दे। अगर घर में 2 खूंटे तो 4 खूंटे बढ़ाएंगे। अगर 5 जाति के लोग हो तो पुनः भेड़िया चराने का काम शुरू कर दे। अगर 16 जाति के लोग हो तो पुनः अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय सब्जी के धंधे पर लगा दो। अगर संविधान खत्म हो गया तो जाति के आधार पर पुनः काम आपको करना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर समस्या का विषय है। आप बाबा साहब अम्बेडकर को मत मानिए, आप बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो मत रखिए, लेकिन जिस संविधान की बदौलत आपके बच्चे IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने, उसको बचा लीजिए। अगर उसको आप नहीं बचा पाते तो आने वाले समय में जाति के आधार पर आप अपना काम शुरू कर दीजिए। एक दूसरी बात और कहना चाहूंगा, कभी निकाय चुनाव शुरू होने वाला है, चेयरमैन का चुनाव आने वाला है। चेयरमैन के चुनाव में कोई भी प्रत्याशी, मैं यहाँ के लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, आप हमारी बात जरूर रखिए। चेयरमैन के चुनाव में जब कोई भी प्रत्याशी आपके बीच वोट मांगने आए, तो जब वोट मांगने आए तो उससे एक आप सवाल करना कि जब SC ST एक्ट खत्म हो रहा था तब आप कहाँ थे? कि जब 13 लोगों को गोली से मारा गया, सैकड़ों
करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये सवाल करना जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि जो नेता होता है वो हमारा प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिनिधि तैयार होता है। हमारा प्रतिनिधि जनता की आवाज को विधानसभा में और संसद में उठाता है तो उसको जानकारी होनी चाहिए। आज बहुत सारे नेता आते हैं, मैं सवाल करना चाहता हूं, अगर उनसे पूछ दीजिए कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, 13 पॉइंट रोस्टर क्या है, ये CST एक्ट क्या है, निजीकरण क्या है, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना क्या है, उसको पता नहीं होगा। अगर उसको पता नहीं है तो वो खाक करेगा आपकी लड़ाई। बताइए, जब उसको पता नहीं है। आज देश की लोकतांत्रिक, आखिरी बात कहकर अपनी समाप्त करना चाहूंगा, आज देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया में चारों स्तंभों पर हमारी हिस्सेदारी खत्म हो चुकी है। हम लड़ाई करने के लिए दोबारा तैयार हो जाए। विधायिका जहां लोग हिस्सेदारी देते हैं 90 से 95% ऊपर जातियों के लोगों का कब्जा। कार्यपालिका IAS IRS अधिकारी जो है 90 से 95% वो लोग, न्यायपालिका में 90 से 96-97% वही लोग हैं, मीडिया पर 99.99% वही लोग हैं। हमारी हिस्सेदारी कहाँ है? हम लोग कहाँ है? सोचने का विषय है। क्या हमारे पूर्वों ने आजादी का आंदोलन इसीलिए लड़ा था कि इस देश में जाति का कब्जा करवा दिया जाए? क्या हमारे पूर्वों ने आजादी का आंदोलन, हमारे लोगों ने खुद इसीलिए बढ़ाया था कि इस देश में जाति का कब्जा करवा दिया जाए, हमको गुलाम बना दिया जाए? सोचने का विषय है। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरी तरीके से हमारा कब्जा नहीं है। तो एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि गांव में कभी कभार जब हम खाने की पंगत पर बैठते हैं और खाने की पंगत में अगर परसने वाला व्यक्ति, मान लो ये बैठे हैं, अगर परसने वाला व्यक्ति इनके घर का हो तो कितनी उम्मीद होगी? बताइए, अगर खाने की पंगत पर बैठे हो तो उम्मीद होती कि हमको मिलेगा। और अगर भंडारे में भी हमारे घर का एक व्यक्ति हो तो कहिए तिलक वाले का रखो, वो मिली तुम्हें। होता है कि नहीं होता है? जो बरातियों के लिए भी रखा होता है वो भी मिलता है। आज लोकतंत्र की चारों पिलर पर जिससे देश चलता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जिस पर बनी हुई है, लोकतंत्र के चारों पिलर पर हमारे लोगों का कब्जा नहीं, हमारी हिस्सेदारी नहीं है। हम केवल प्लेट लिए खड़े हैं कि हमको खाना मिल जाए। ये सोचने का विषय है। अपने अधिकारों की लड़ाई को तेज कर दो। जिनके लड़के अपनी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, मैं आग्रह करना चाहूंगा, अगर आपका लड़का नौकरी की तैयारी कर रहा है तो बाप को रोड पे उतर के उस नौकरी को बचाने की लड़ाई लड़नी होगी, तब नौकरी मिलेगी। ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था वो त्याग और समर्पण की वजह से मिला। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों के प्राणों की आहुति दी। आज रिजल्ट सामने 2 अप्रैल 2018 को हमारे लोग जेल गए, 13 लोगों को गोली से मारा गया। त्याग और समर्पण हुआ, सुप्रीम कोर्ट से हमने नियम पालन करवाया, नहीं करवाया। उसके बाद 5 मार्च 2019 को 10% आरक्षण, 13 पॉइंट रोस्टर और ईवीएम मशीन के विरोध में देश के 550 जिलों, 4,500 तहसीलों, 70,000 ब्लॉक के लगभग 1.5 लाख गाँव तक हम लोगों ने भारत बंद किया। भारत बंद में हमारे 16 साथियों को 12 जोर से उठाया गया, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। हम लोगों ने 1 से 1.5 महीने जेल काटी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से 13 पॉइंट रोस्टर हम लोगों ने बहाल करवाया। ये ताकत है समाज में। ये जनमत तैयार करने से हमारे अधिकार बचेंगे, त्याग और समर्पण करने से बचेंगे। उसके बाद 20 जनवरी 2020 को इस देश में DNA के आधार पर NRC लागू हो, हम लोगों ने भारत बंद किया। तब से बीजेपी की सरकारों ने NRC पर बोलना बंद किया। अगर आप लोग इसी तरीके से चुप बैठे रहेंगे तो आने वाले समय में हमारे लोग गुलामी की जिंदगी जीने पर तैयार हो जाए। अब हमारे लोग सोचेंगे कि अब हमें करना क्या है? करना कुछ नहीं है। जब कहीं कानपुर देहात में जब कभी किसी प्रकार का कोई आंदोलन हो तो हमको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। समय, श्रम, पैसा, बुद्धि, हुनर का प्रयोग करके हम लोगों को, सभी लोगों का साथ सहयोग करना होगा और अपने बातों को, विचारों को गली नुक्कड़ चौराहों में बताना होगा। तब कहीं जाकर हम इस देश में सशक्त शासक बन पाएंगे। हमारे पास मीडिया नहीं है तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं उसे कहना चाहूंगा कि आपके पास सबसे बड़ा मीडिया है सोशल मीडिया। आप अपने
ड्यूटी तक जाए और छुट्टियां कट जाए तो 6 बजे अगर पता चल जाए तो रात 10 बजे तक पूरे गांव में, पूरी रिश्तेदारी में, पूरे देश में खबर फैल जाती है। खबर फैलाने का काम कौन करता है? हमारी माताओं और बहनें करती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब गलत चीज का प्रचार आप लोग कर सकती हैं तो सही चीज का प्रचार करिए। इस देश से संविधान खत्म होने वाला है और हमारे लोगों के अधिकार दिन पर दिन छीने जाने वाले हैं। तो हम लोगों को एक साथ आकर के जातिवाद तोड़ करके संविधान को बचाने के लिए एक मंच पर एक साथ आने की जरूरत है। तब हम अपने अधिकारों को बचा पाएंगे। आप इन अधिकारों की जब लड़ाई लड़ेंगे तो आपको पुलिस डराएगी, जेल, थाना, पुलिस, मुकदमे और डंडे चलाए जाएंगे, लेकिन उससे हमें घबराना नहीं है। अगर घबरा गए तो हमारे अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। आज मेरे खिलाफ 19 साल की उम्र में मेरे हाथों में पहली बार हथकड़ियां डाली गई थी। आज मेरे खिलाफ 6 मुकदमे हो गए, हमें 3 बार जेल में डाला गया। क्या हमने आप लोगों ने अगर हमारा साथ सहयोग नहीं किया होता तो हम इस मंच पर नहीं बोल रहे होते। समाज की ताकत है कि आप लोगों ने हमारे हौसले को बुलंद किया और हम आपके बीच में आए हैं और आज भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो हम लोगों को एक दूसरे का साथी बनना होगा, दुख सुख में शामिल होना होगा, जातिवाद तोड़ना होगा, अपने नेताओं को एक मंच पर आने के लिए मजबूर करना होगा। तब हम इस देश में पुनः शासक बन पाएंगे। आप लोगों से यही हमारी उम्मीद है। और यहाँ पर मंच में जितने भी मंचासीन लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे पास उम्र और हुनर दोनों की कमी हो सकती है। अगर हमसे किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मंगल।